नमस्कार, बायजूस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 7 फरवरी 2021 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये नीति आयोग के संबंध में है। नीति आयोग के द्वारा एक तरह से कुछ सदस्यों की समिति बनाई जा रही है और उनके द्वारा एक तरह से ये जांच की जाएगी कि जो भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनमें अगर न्यायिक रूप से कोई एक तरह से बाधा पड़ती है या किसी भी तरह से पर्यावरणीय मंजूरी है उसको लेकर कोई विवाद होता है तो उससे आर्थिक नुकसान कितना हो रहा है, इसके बारे में एक तरह से विचार किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो 5 प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जिनको एक तरह से नीति आयोग इस जांच के माध्यम से देखना चाह रहा है कि उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, या इसको किस तरह से रोका जा सकता है जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो। इस जांच में एक तरह से उन न्यायिक निर्णयों को जांच पड़ताल में एक तरह से सामने रखा जाएगा जिनके कारण वो आर्थिक परिणाम नहीं मिल पाए जो किसी परियोजना में मिल सकते थे। और कारण क्या था कि पर्यावरण के कारण, यानी पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उस कारण से परियोजना को एक तरह से रोका गया। यहाँ पर आप देखें अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे से संबंधित जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनको एक तरह से यहाँ पर देखा जाएगा और अगर वो रुकती हैं तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चाहे अगर हम नौकरियों की बात करें या राजस्व की बात करें, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट रुकेगा तो उसमें रोजगार की संभावनाएं वो कम होती हैं। उसी के साथ साथ सरकार को जो राजस्व मिल सकता है वो कम होता है। राजस्व जैसे अलग अलग कर के माध्यम से, लाइसेंस शुल्क के माध्यम से, या लोग जो रोजगार पाएंगे उनके द्वारा जो कर दिया जाता है, राजस्व में भी एक तरह से नुकसान होता है। आर्थिक रूप से आप कह सकते हैं यह प्रक्रिया एक तरह से कमजोर होती है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि जो भी निर्णय है वहां पर न्यायपालिका प्रमुख रूप से आर्थिक रूप से एक जिम्मेदार दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय दे। वो केवल पर्यावरणीय क्षति है उसी को ध्यान न रखे, उसको ये भी देखना चाहिए कि इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है, या अगर एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके कि आर्थिक लाभ भी हो और पर्यावरण को जितना नुकसान हो सकता है उसको न्यूनतम स्तर पर रखा जाए, इसमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा न्यायपालिका के द्वारा। क्योंकि ध्यान रखें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो या अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसके निर्णयों की बात करें, बहुत सारी परियोजनाओं को यहाँ पर बाधित किया गया और उससे आर्थिक रूप से नुकसान माना जा रहा है। इसी संबंध में नीति आयोग की ये जांच एक तरह से की जाएगी। जब भी इस तरह की जांच की जाएगी किसी भी परियोजना को, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने रोका हो या एनजीटी के द्वारा रोका गया है, तो इसके बारे में यह निर्णय देना कि वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए एक तरह से जो सही रूप में विचार कौन दे सकता है, पहले वे व्यक्ति जो परियोजनाओं के बंद होने से प्रभावित हुए, यानी जहां पर परियोजना बंद हुई वहां पर जो रोजगार की संभावनाएं जिनको लग रही थी कि मिल सकता है, परियोजना आगे नहीं बढ़ी तो रोजगार नहीं उत्पन्न हुआ, या आप कह सकते हैं ऐसे लोग जिनको लगता है कि परियोजना पूरी नहीं हुई, पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ, इससे एक तरह से उनका पर्यावरण संरक्षित रहा, तो ऐसे लोग भी हैं जो चाहते थे कि परियोजना पूरी न हो। तो जो इसके बंद होने से प्रभावित हो रहे हैं या एक तरह से अगर वो योजना लागू होती तो उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, उन सभी से एक तरह से अगर हम बात करेंगे तो असर हमें पता चलेगा, या जो निर्णय है उसका प्रभाव एक तरह से पता चलेगा। पर्यावरण प्रचारक जो भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उनसे एक तरह से बात करनी होगी, जो भी विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, और बंद होने के व्यावसायिक प्रभाव, खास तौर पे अगर कोई कंपनी या कोई सरकारी संस्था जो इस परियोजना को संचालित करने वाली थी तो उसके द्वारा एक तरह से जो व्यावसायिक प्रभाव है उसके बारे में एक सटीक रिपोर्ट दी जा सकती है। तो ये अलग अलग कह सकते हैं यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं, जो लोग एक तरह से बंद परियोजनाओं में किसी भी तरह से भागीदार हो सकते थे, उनको एक तरह से अगर हम बात करें हम पता लगा सकते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव या आर्थिक प्रभाव वो किस रूप में एक तरह से हो सकते थे। मुख्य रूप से नीति आयोग चाहता ही है कि न्यायपालिका की तरफ से या एनजीटी की तरफ से कोई भी फैसला लिया जाए तो पर्यावरण और आर्थिक विचार दोनों को एक तरह से समान रूप से ध्यान रखना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ऐसा तंत्र बनाया जाए, एक संस्थागत रूप में एक सिस्टम बनाया जाए जिसके आधार पर इस तरह की परियोजनाओं की जो मंजूरी है अगर उसको किसी भी तरह से न्यायालय के द्वारा या एनजीटी के द्वारा रोका जाता है तो उसकी एक तरह से जांच की जाए या उसके बारे में एक पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि हमें देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर समान ध्यान देना है। तो केवल पर्यावरण संरक्षण की अगर हम ध्यान देंगे तो आर्थिक रूप में हमारे जो संसाधन है उनका दोहन नहीं हो पाएगा और अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हमें दोनों एक तरह से देखकर चलना है।
कोई भी अगर निर्णय है जिसमें अदालत के द्वारा एक तरह से एक न्यायिक सक्रियता दिखाई गई, या न्यायाधिकरणों की बात करें जैसे एनजीटी, उनके द्वारा न्यायिक सक्रियता के माध्यम से किसी भी परियोजना को एक तरह से रोका गया या उस पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ऐसी स्थिति में उस योजना के जो आर्थिक लाभ है या उसमें जो आर्थिक लागत है उसके बारे में बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता के कारण जो आर्थिक एक लागत उसमें है उस पर विचार नहीं किया जाता है। तो हमें इस पर भी एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी इस तरह से न्यायालय के या न्यायाधिकरण के कोई निर्णय होते हैं तो उनमें आर्थिक एक तरह से जो पक्ष है उसको भी देखने की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है कि न्यायालय या न्यायाधिकरण के जो निर्णय हैं उनका हमेशा नुकसान ही है आर्थिक रूप में, उसका लाभ भी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें दिल्ली में, तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ही सीएनजी को प्रमुख रूप से अपनाया गया और ये वहाँ का जो प्रदूषण स्तर है उसको नियंत्रित करने में एक बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। तो सीएनजी को कहीं ना कहीं वहाँ पर लागू करना ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से ही हो पाया। तो इसके आर्थिक लाभ भी हैं। सीएनजी से संबंधित जो भी एक तरह से परिवहन तंत्र है वो मजबूत हुआ, पर्यावरण की जो एक तरह से नुकसान है उसको रोका गया। तो दोनों पक्ष साथ साथ हैं, पर्यावरण संरक्षण भी हुआ और आर्थिक विकास भी आगे बढ़ा। तो इसी रूप में भविष्य में भी जो योजनाएं हैं उनको देखने की जरूरत है। प्रमुख रूप से हम देखें तो ये 5 परियोजनाएं हैं। एक गोवा का मोपा एयरपोर्ट है, इसी के साथ साथ तमिलनाडु में थोट्टिकुडी में जो स्टरलाइट कॉपर का एक तरह से जो संयंत्र है उसको लेकर अगर हम बात करें, गोवा में जो भी लौह अयस्क का खनन किया जाता है जिसमें 2018 से 88 इस तरह की जो खाने हैं उनमें गोवा में प्रतिबंध लगा है कि वहां पर लौह अयस्क का खनन नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, जो भी एक तरह से सैंड माइनिंग, बालू का जो खनन किया जाता है, माना जाता है कि नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें बालू का जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अवैध रूप से जो भी बालू का खनन किया जाता था उसके कारण नदियों की एक तरह से जो पूर्ण उनकी क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ रहा था। तो इसी कारण से जो सैंड माइनिंग का पार्ट है वो उत्तर प्रदेश में 2013 से एक तरह से सस्पेंडेड है। तो उस पर एक तरह से विचार करने की जरूरत है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, जो भी एक तरह से निर्माण किया जा रहा है रियल एस्टेट में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, जिस पर एक तरह से एनजीटी की तरफ से बैन लगा हुआ है, कुछ विशेष अगर जो क्षेत्र उनको छोड़ दिए जाएं उसके अलावा। तो इस तरह की जो 5 योजनाएं हैं उन पर हमें एक तरह से देखने की जरूरत है और नीति आयोग इन्हीं को एक तरह से लक्ष्य बनाकर ये जांच कर रहा है कि भविष्य में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि 2030 का जो सतत विकास का लक्ष्य है वो तभी प्राप्त हो सकता है। हम पूर्ण रूप से पर्यावरण का नुकसान करें या पूर्ण रूप से आर्थिक क्रियाओं को रोक दें, ये दोनों ही संभव नहीं है। तो दोनों में सामंजस्य बैठाना हमारे लिए काफी आवश्यक है। नीति आयोग के संबंध में जिस आर्टिकल की हमने चर्चा की, ये पेज नंबर 1 पर, इसे जीएस पेपर 2 में अब पॉलिटी के साथ में और जीएस पेपर 3 में अगर हम देखें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी उसके साथ में जोड़ सकते हैं। हम अपनी दूसरी न्यूज पर आते हैं और ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टेक प्लेटफॉर्म इस संबंध में है। तो सरकार के द्वारा जो भी एक तरह से तकनीकी के संबंध में प्लेटफॉर्म है उन पर जो एक नियंत्रण किया जा सकता है उसके संबंध में यहाँ पर समाचार है। इसे पेज नंबर 12 से लिया गया है, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से आप जोड़ सकते हैं। साथ साथ इसे अगर हम देखें तो साइंस टेक का जो पार्ट है वहां पर भी एक तरह से जोड़ सकते हैं कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है उनको नियमित या उनको विनियमित करने की भविष्य में आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो वो प्रमुख रूप से ये ट्विटर के एक निर्णय के बाद सामने आया है यह विवाद, और यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके संबंध में जो कंट्रोल या नियंत्रण है उसको भी भविष्य में बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्विटर के द्वारा 250 से ज़्यादा ऐसे लोगों के खाते और उनके जो ट्वीट हैं उनको एक तरह से रीइंस्टॉल कर दिया गया, यानी फिर से उनको एक्टिव कर दिया गया, जो सरकार के द्वारा कानूनी मांग पर पहले से निलंबित किए गए थे। ट्विटर के द्वारा इन लोगों को जो वापस ट्विटर पर लाया गया है और उनके ट्वीट वापस दिए गए हैं, ये एक तरह से कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार के द्वारा जो एक तरह से इन लोगों के ट्विटर हैंडल को रोकने की जो बात थी उसको ट्विटर ने अब मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ट्विटर का यह मानना है कि उनकी जो नीति है उसका यह उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग एक तरह से इसमें शामिल हैं उनके द्वारा जो भी ट्वीट किए गए हैं वे ट्विटर की अपनी जो नीति है उससे बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। इसीलिए इन लोगों को दोबारा ट्विटर पर एक्टिव कर दिया गया है। सरकार के द्वारा निलंबन की जो मांग की गई थी उसको प्रारंभ में माना गया, लेकिन बाद में एक तरह से उसको बदल दिया गया। तो ये दिखाता है कि सरकार की एक तरह से इन टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर जो पकड़ है वो उतनी मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसे भविष्य में करने की आवश्यकता है।
अगर हम प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में सहयोग की बात करें तो वर्तमान में जो साइबर अपराध की स्थिति बढ़ती जा रही है, इसके लिए ये सहयोग काफी जरूरी है। तो जो भी एक तरह से एजेंसियां, जैसे सीबीआई की बात करें, एनआईए की बात करें या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात करें, तो इनकी जांचें होती हैं, उनमें जो भी एक तरह से साइबर अपराध का एक उसमें एंगल दिखाई पड़ता है, उसको सही रूप में अगर हमें पता लगाना है तो जो भी इस तरह से टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, वो चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इनके द्वारा एक तरह सहयोग आवश्यक है। तभी हम साइबर अपराध पर एक तरह से भविष्य में लगाम कस सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आप देखें, हैकिंग की बात करें या डिजिटल रूप में एक तरह से कॉपी करना किसी की आइडेंटिटी या किसी के डाटा को चोरी करना, ये सब एक तरह से इसमें शामिल हो जाते हैं। इंटरनेट और इसके साथ साथ जो इससे प्रमुख रूप से सुविधाएं आगे बढ़ती हैं, जैसे अगर हम मेल की बात करें या मैसेज की जो सर्विसेज है उनकी बात करें, और साथ साथ सोशल मीडिया के जो नेटवर्क हैं, इनके द्वारा कभी कभी इस तरह की सामग्री का प्रचार किया जाता है जो एक दूसरे में घृणा फैलाती हैं, अफवाहों को बढ़ाती हैं, भड़काऊ भाषण एक तरह से इससे आगे बढ़ाए जाते हैं, उत्तेजक संदेश दिए जाते हैं, या बच्चों में एक तरह से पोर्नोग्राफी की जो एक बढ़ती हुई स्थिति दिख रही है उसको ये सहयोग देते हैं। तो ऐसी स्थिति के कारण जो भी कानून प्रवर्तन के अधिकारी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इन स्थितियों पर नियंत्रण पाना उतना आसान नहीं है। तो इन स्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है उनका सहयोग आवश्यक है। साइबर अपराध में एक तरह से जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है और एक तरह से जो कानून का पालन कराने वाली संस्थाएं हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं सहयोग आवश्यक है। इसीलिए अधिकांश देशों में अगर हम देखें तो इस तरह का एक सिस्टम बना दिया गया है कि जिसमें कानून और व्यवस्था के जो अधिकारी हैं उनके साथ में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या वेब होस्टिंग जो सेवा प्रदाता हैं या अन्य जो मध्यस्थ हैं, उनके बीच में सहयोग को अनिवार्य बना दिया गया है। तो इस तरह के कानून बहुत से देशों में लाए गए हैं जहां पर जो भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म हैं और जो भी एक तरह से कानूनी संस्थाएं हैं उनके बीच में सहयोग अनिवार्य है। भारत में अगर हम देखें तो समय समय पर हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, जिससे कि जो कानून का पालन कराने वाली संस्थाएं और टेक्निकल प्लेटफॉर्म है उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, जिससे साइबर अपराध पर एक तरह से नियंत्रण पाया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की बात करें तो कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग के संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें सभी मध्यस्थों को शामिल किया गया है जो कंप्यूटर संसाधन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं मध्यस्थ या इंटरमीडियरी या कभी कभी बिचौलिया भी कह दिया जाता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है जो दूर संचार सेवाएं दे रहे हैं, जो नेटवर्क सेवा देते हैं, इंटरनेट सेवा जो दे रहे हैं, वेब होस्टिंग के जो प्रदाता हैं या जो भी सर्च इंजन है, ऑनलाइन भुगतान करने के जो प्लेटफॉर्म है, जो भी ऑनलाइन बिडिंग या ऑनलाइन जो नीलामी करने वाली वेबसाइट है, ऑनलाइन जितने बाजार हैं या साइबर कैफे की बात करें तो ये सभी एक तरह से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी अगर कोई ई कॉमर्स की साइट है तो उससे भी एक तरह से जो आंकड़े हैं वो कानूनी संस्थाएं प्राप्त कर सकती हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत, क्योंकि उनको मध्यस्थ या इंटरमीडियरी या बिचौलियों की श्रेणी में एक तरह से डाला गया है जो सूचनाओं को एक तरह से उपभोक्ता तक अंतिम रूप में पहुंचाते हैं। भारत के सन 2000 के इस कानून के अनुसार आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोई भी प्राप्त करता है, संग्रहित करता है या प्रसारित करता है, वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक पर कोई पोस्ट किया तो वो फेसबुक के द्वारा एक तरह से क्या है, उस पोस्ट को प्राप्त किया जा रहा है, उसको संग्रह कलेक्ट किया जा रहा है और आगे उसको एक तरह से जिसके लिए आपने जिसको टैग किया है वहां तक वो प्रसारित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फेसबुक एक तरह से इस कानून के दायरे में एक तरह से आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो इस परिभाषा के तहत आते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड को प्राप्त करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और आगे उसको प्रसारित भी करते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें शामिल हो जाते हैं। इस अधिनियम की अगर हम धारा 69 देखें तो ये केंद्र राज्य सरकारों को एक तरह से शक्ति देती है कि कोई भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित या प्राप्त या संग्रहित किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट करना, यानी उसको एक तरह से बीच में ही उसको सूचना को पकड़ना, उसकी निगरानी करना और उसको डिक्रिप्ट करना, यानी अगर उसमें कोई कोडिंग है तो उस कोड को एक तरह से, यानी कोई इंक्रिप्शन है तो उस कोड को तोड़कर जो सूचना है वो प्राप्त करना। ये एक तरह से प्राप्त करने के लिए इस कानून के माध्यम से शक्ति प्रदान की गई है। इस तरह की शक्ति अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को दी गई है तो उसका कारण यह है कि भारत की संप्रभुता या अखंडता,
भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या किसी संज्ञेय अपराध के उत्पीड़न को रोकने के लिए या किसी अपराध की जांच के लिए। तो ये सारे एक तरह से अलग अलग विषय हैं। इनसे संबंधित अगर कोई विवाद है तो किसी भी सूचना को एक तरह से केंद्र या राज्य सरकार कंप्यूटर संसाधन से जो उत्पन्न हो रही हैं, किसी को भेजी जा रही हैं या किसी के द्वारा प्राप्त करके संग्रह की जा रही हैं, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जा सकता है। ये अधिनियम की धारा 69 के द्वारा एक तरह से व्यवस्था है। हमने अभी जो कारण यहाँ पर देखे हैं कि जैसे भारत की संप्रभुता अखंडता की बात करें, भारत की रक्षा की बात करें, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या संज्ञेय अपराध के उत्पीड़न को रोकने के लिए या किसी अपराध की जांच के लिए, तो इन सारे मामलों को लेकर अगर किसी भी तरह का ऑनलाइन कंटेंट है या किसी भी मध्यस्थ के द्वारा इस तरह का कंटेंट प्रचारित किया जा रहा है तो उसको केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है। और ये धारा 69A के अंतर्गत है इस कानून का, जो 2000 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो कानून है 2000 का, उसमें 69A जो धारा है उसके माध्यम से इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि इस तरह का जो अनुरोध है ब्लॉक करने के लिए वो लिखित रूप में दिया जाएगा और इसके कारण एक तरह से जो पहले दिए गए उनके ऊपर होना चाहिए। तो लिखित रूप में अगर इसका कारण सरकार देती है तो इसे किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखें, चीन से संबंधित बहुत सारे ऐप को भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया, तो ये इसी आर्टिकल 69A का एक तरह से उपयोग किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी जो कानून है उसमें एक तरह से जो भी नियम या प्रक्रियाएं हैं उसमें कुछ सुरक्षा उपाय भी शामिल किए गए हैं। अब सुरक्षा उपाय जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर निर्धारित है कि जो भी मध्यस्थ या जो भी मीडिएटर है या जो भी इंटरमीडियरी है उस किसी भी सूचना को एक स्पेसिफिक समय तक उसे अपने पास स्टोर करके रखना होता है। यानी जब तक वो सूचना रहेगी तो सरकारें उसको एक्सेस कर सकती हैं अगर उन्हें उसकी आवश्यकता है। तो ये सुरक्षा का उपाय है। ऐसा नहीं है कि सूचना तुरंत के पार्ट पर एक तरह से आप कहें कि वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसको आपको कहीं ना कहीं संरक्षित करके रखने की जरूरत है। तो जो अवधि के लिए उसको संरक्षित करके रखा जा सकता है उसका उपयोग किया जा सकता है उस सूचना को प्राप्त करने में। ध्यान रखें कि इस तरह के प्रावधान का विरोध करने पर जुर्माना तो हो ही सकता है, 3 साल की जो कैद है वो भी एक तरह से दी जा सकती है। इसी अधिनियम की धारा 79 के लिए आपको ध्यान रखना है कि मध्यस्थ, अगर मान लीजिए कोई मध्यस्थ ए मान लेते हैं, यानी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम बात करें या किसी भी तरह से यहाँ पर जो सेवा देने वाला है या डाटा सर्विस देने वाला, तो अगर हम ए मान लेते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और यहाँ पर किसी सूचना बी को मान लीजिए शेयर किया गया है किसके द्वारा, किसी सी व्यक्ति के द्वारा, तो एक तरह से क्या है कि ये जो सूचना है ये कहीं मान लीजिए डी प्लेटफॉर्म से आई है, तो थर्ड पार्टी का ये जो सूचना यहाँ शेयर की गई है सी के द्वारा, इसके लिए ए को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यानी सी के द्वारा सूचना कहीं डी से प्राप्त की गई है और बी एक तरह से सूचना है, तो ये जो सूचना बी प्रसारित की गई है सी के द्वारा कहां से लाई गई है, डी से, तो इसके लिए ए यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक तरह से हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ध्यान रखिए ये छूट नहीं प्राप्त होती है अगर ये सिद्ध हो जाए कि जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या मध्यस्थ है वो जानबूझकर एक तरह से इस कानून का गलत तरीके से उपयोग करने के लिए एक तरह से उत्तरदायी है। अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया की जा सकती है। इसमें आप ध्यान रखें कि जो भी इस तरह के मध्यस्थ हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या डाटा सर्विस प्रोवाइडर, उनको एक तरह से यहाँ पर एक उत्तरदायित्व तो दिया गया है कि अगर कोई आपत्तिजनक सामग्री है तो वो उसको एक तरह से हटाएं अगर वो गैर कानूनी रूप से उनको लगता है कि वो एक तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का जो 2015 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी मध्यस्थ हैं उनके द्वारा कार्रवाई तभी की जाएगी जब अदालत का आदेश पारित है। यानी अदालत के द्वारा आदेश के माध्यम से किसी सूचना ए को एक तरह से माना गया है कि ये कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी, लोगों के बीच में सौहार्द है उसको खराब करेगी, तो इस तरह की सूचना को उस प्लेटफॉर्म से हटाना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये तभी होगा जब कानूनी रूप से उसको एक मान्यता मिली हुई है कि ये सूचना एक तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कानूनी प्रक्रिया की जो बात करी कि अगर कोई कंटेंट हटाना है और वो कानूनी रूप से हटाने के लिए पहले आदेश पारित हो चुका है तब गूगल फेसबुक को हटाना जरूरी है उस कंटेंट को, लेकिन गूगल और फेसबुक के द्वारा स्वयं उस कंटेंट को देखना कि वो किस तरह से कानूनी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा या सौहार्द बिगाड़ेगा या भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएगा, इन सभी मामलों की जांच करके किसी कंटेंट को हटा पाना आसान नहीं है। कारण ये दिया गया है कि गूगल और फेसबुक को
डेली देखें तो लाखों या उससे अधिक अनुरोध प्राप्त होते हैं इस तरह के। तो उनमें वो किस तरह से कौन सा वैध है कौन सा अवैध है वो उनके लिए निर्धारित कर पाना उतना आसान नहीं है। इसीलिए कानूनी प्रक्रिया की यहाँ पर श्रेया सिंघल केस में बात की गई है कि अगर वो किसी भी कंटेंट के लिए प्रूव है कि कानूनी रूप से उसे गलत ठहराया गया है तो उस कंटेंट को हटाना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या जो भी मध्यस्थ है उनके लिए आवश्यक है। 2018 में जो मध्यस्थ हैं उनको और ज्यादा जिम्मेदारी देने के लिए एक संशोधन करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। कारण यह माना गया कि अगर मध्यस्थों को उत्तरदायित्व तो दिया जाएगा कि अगर कोई जांच होती है किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को लेकर तो उन्हें जांच एजेंसियों का सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, जब आप जांच एजेंसियों के सहयोग की बात करते हैं तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई मान लीजिए टेररिस्ट है, अब उसकी ट्रैकिंग करनी है कि उसके व्हाट्सएप या मान लीजिए फेसबुक के पोस्ट है उनको एक तरह से रीड करना है जो भी उसने पीछे किए हैं। तो अगर फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया जाएगा तो उस व्यक्ति का जो भी एक तरह से डाटा है उसकी निगरानी की जाएगी। तो इससे होगा क्या, निजता का उल्लंघन होगा। तो ये प्राइवेसी का एक जो अधिकार है उसको छीनता है और ऑनलाइन निगरानी को एक तरह से बढ़ा सकता है। तो इसी के कारण से जो 2018 में संशोधन आ रहा था वो रुक गया, क्योंकि ये निजता का हमारा अधिकार और ऑनलाइन निगरानी की जो एक परंपरा है उसको बढ़ावा दे सकता है। इसी के साथ साथ कंपनियों का यह कहना है कि उनके जो डाटा होते हैं वो काफ़ी हद तक एंड टू एंड इनक्रिप्शन होते हैं, यानी जहाँ से भेजे जा रहे हैं जहाँ पे पहुँच रहे हैं उनके बीच में कोडिंग रहती है। तो अगर उसको तोड़कर किसी भी सूचना को वो जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों के साथ जो भी एक वादा उन्होंने सीक्रेसी का या निजता का किया है उसका उल्लंघन माना जाएगा। इसीलिए इस तरह के मध्यस्थ ये जो संशोधन था इसका विरोध कर रहे थे। अन्य जो एक प्रस्तावित परिवर्तन के रूप में माना जा रहा है कि भविष्य में करने की जरूरत है कि जो भी मध्यस्थ यहाँ पर सूचनाओं को एक तरह से आगे पहुंचा रहे हैं उनको गैर कानूनी जो जानकारी है वो सार्वजनिक रूप से हटाने या उसको अक्षम करने के लिए एक स्वचालित उपकरण तैनात करना होगा, यानी एक ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए जो इस तरह के कंटेंट को डिलीट कर सके और पब्लिक डोमेन में जाने से रोके। तो ये आवश्यकता हमें 24/7 है, क्योंकि अगर हम कुछ समय के लिए करते हैं, कुछ विशेष घंटों में इस तरह की सूचना को अगर मान लीजिए हम संरक्षित करते हैं तो इससे प्रभाव क्या होगा, इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि हम किसी भी सूचना को एक तरह से अगर वो गलत तरीके से उपयोग की जा सकती है तो उसके लिए एक समय सीमा दे देंगे कि ठीक है हमने 8 घंटे के लिए हम हर तरह के कंटेंट को देखेंगे, सही है गलत है, तो बचे हुए समय में गलत कंटेंट जा सकता है। तो इसीलिए हमें 24/7 इस तरह की निगरानी करने का एक तंत्र बनाना पड़ेगा और काफ़ी हद तक वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, यानी कुछ विशेष ऐसे कंटेंट हो जिनको किसी भी तरीके से ऑनलाइन प्रसारित नहीं किया जा सकता है उनको ब्लॉक करने की एक सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरह के जो नए सिस्टम है वो भविष्य में आ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल प्लेटफॉर्म आर्थिक रूप में भी तेजी से अपना प्रचार कर रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन सिस्टम भारत में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक रूप से आप देखें या व्यक्तिगत रूप से देखें तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन कंटेंट है उस पर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि निजता के अधिकार का संरक्षण किया जाए और किसी भी तरह की लगातार ऑनलाइन निगरानी न की जाए। तो इन सुविधाओं को एक तरह से देखते हुए किस तरह से आगे कंटेंट पर नियंत्रण किया जाएगा ये सरकार के द्वारा जल्द ही कानूनों में परिवर्तन के माध्यम से किया जा सकता। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं और ये पेज नंबर 12 पर जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है और ये हमारे बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो 1 फरवरी को अभी बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें बैड बैंक का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है और वहां पर यह कहा गया है कि एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस तरह की 2 संस्थाएं गठित की जाएंगी। तो ये जो यहाँ पर एक तरह से परिसंपत्तियों की पुनर्संरचना वाली कंपनी और परिसंपत्तियों के प्रबंधन की जो कंपनी की बात चल रही है इसे बैड बैंक का कॉन्सेप्ट ही एक तरह से माना जा रहा है। तो आर्टिकल में ये दिखाया जा रहा है कि बैड बैंक की एक तरह से जो पूरी संकल्पना है वो क्या है, वैश्विक स्तर पर इसमें क्या क्या एक तरह सफलताएं मिली हैं और भारत में किस तरह से ये उपयोगी हो सकता है या इसके क्या एक तरह से नुकसान हो सकते हैं। तो बैड बैंक के संबंध में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। बजट में अगर हम देखें तो बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना करने की बात कही गई है। अगर हम देखें
कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति आई और बाद में एक तरह से जो उधारकर्ता है उनको थोड़ी राहत देने के लिए जो एक मोहलत दी गई कुछ समय की, कि उनके द्वारा जो ब्याज दिया जा सकता है उसको एक रोक दिया गया कि आप इस समय तक ब्याज न दें, क्योंकि आर्थिक स्थिति एक तरह से सामान्य नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है, लोगों के रोजगार छिने हुए थे। तो इसीलिए सरकार की तरफ से आरबीआई के द्वारा ये सुविधा दी गई। अब इसका प्रभाव ये हुआ कि बैंकों के पास जो खराब ऋण है यानी जो बैड लोन है उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, और इसी कारण से बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से चर्चा में आ गया। जब हम बैड बैंक की बात करते हैं तो बैड बैंक का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसी वित्तीय इकाई है जो बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा कोई भी बाहरी लोन दिया गया या ऐसा कोई भी बैंक के द्वारा बाहरी तंत्र में डाला गया जो निवेश है जो 90 दिन के बाद उस पर रिटर्न वापस नहीं आ रहा है, यानी 90 दिन के बाद ब्याज या मूलधन कोई हिस्सा नहीं आ रहा है, तो बैंक के द्वारा इसको एनपीए गैर निष्पादनकारी संपत्ति में डाल दिया जाता है। तो जो भी एक तरह से एनपीए खराब ऋण है उसको खरीदने के लिए स्थापित किया जाता है। तो ये जो बैड बैंक है वो बैंकों का जो एनपीए होता है उसको एक तरह से खरीदता है। बैड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों पर बोझ को कम करने में मदद करना है, जिससे उनकी बैलेंस शीट में जो बैड लोन है उनकी स्थिति को एक तरह से सुधारा जा सके और बिना किसी बाधा के ग्राहकों को फिर से ऋण दे सके। अगर बैंकों का ऋण पेंडिंग पड़ा रहता है, समय पर वापस नहीं आ रहा है मूलधन और ब्याज, तो नए ऋण देने से बैंक कहीं ना कहीं हिचकते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी निर्माण एक तरह से उतना नहीं हो पाता है। तो जो जोखिम वो लोन के द्वारा उठाना चाहते हैं उसके बदले एक पूंजी जो उनके पास सुरक्षित होनी चाहिए वो नहीं रहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं नए ऋण देने में वो हिचकते हैं या आनाकानी करते हैं। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए बैड बैंक के द्वारा जो भी खराब ऋण खरीदे जाएंगे, आगे चलकर जो भी निवेशक हैं उनको एक तरह से क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 50 करोड़ का कोई मान लीजिए एसेट है जो लोन पर था, उस पर मान लीजिए ब्याज 3% का था, तो उसकी पुनर्संरचना या उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए कि 50 करोड़ की जगह 49 करोड़ का ही एक तरह से जो हिस्सा वो प्राप्त किया जाए और जो ब्याज है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो मूलधन में कमी कर देना या ब्याज में कमी कर देना, जिससे कि कोई भी कंपनी है वो जो एनपीए उसको खरीद ले। इस तरह के जो निवेशक हैं उनको बैड बैंक के द्वारा ये जो एनपीए है उसको बेचा जाएगा। इस तरह की जो बिक्री है वो खराब ऋण को पूर्ण रूप से समाप्त करने में और बैंकों की स्थिति मजबूत करने, दोनों में एक तरह से बराबर रूप में मदद करते हैं। तो बैड बैंक का अगर आप सिद्धांत एक सामान्य रूप में देखें तो बैंकों के जो खराब ऋण है जो समय पर वापस नहीं आ रहे हैं उनको एक तरह से खरीदना और उन निवेशकों को बेचने की कोशिश करना पुनर्संरचना करके जो उसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ये बैड बैंक का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। बैड बैंक की अगर हम देखें तो वो अपने परिचालन में लाभ भी कमाते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी वाणिज्यिक बैंक से उन्होंने 50 करोड़ का जो एक खराब ऋण वापस लिया और हम मान लेते हैं उस पर 1 करोड़ का ब्याज है, यानी 51 करोड़ का उन्होंने खरीद किया, और मान लीजिए उसको बेचकर वो 51 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करते हैं, तो 50 लाख रुपए उनकी एक तरह से क्या हो गया, लाभ हो गया। तो सामान्यतः बैंक इस तरह के लाभ कमा सकते हैं जो बैड बैंक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें लाभ उत्पन्न करना इनका प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है बैड बैंक का, कि एक तरह से जो बैंक है उन पर जो खराब ऋण है वो अलग करके बैंकों पर बोझ को कम करना, संकटग्रस्त संपत्ति का बड़ा भाग प्राप्त करना। तो बैंक जिनके बैड लोन चले जाते हैं वो बैंक कहीं ना कहीं संकट की स्थिति से अलग हट जाते हैं, और सक्रिय रूप से उधार देने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि अगर बैंक के खराब ऋण हटते हैं तो बैंकों के द्वारा नए ऋण देने की परंपरा को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये प्राथमिक उद्देश्य एक तरह से बैड बैंक का है। लाभ कमाना एक प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन लाभ कमाने की स्थिति बन सकती है। अगर हम भारतीय बैंकों में एक तरह से बैलेंस शीट देखें तो ये जो बैड लोन या खराब ऋण का पार्ट है 31 मार्च 2020 तक हम देखें तो यह 9 लाख करोड़ था। उसी को अगर हम 2 साल पहले देखें तो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा था। यानी 2018 से 2020 की अगर हम बात करें तो 2 सालों में जो खराब ऋण है उनकी स्थिति में थोड़ी गिरावट आई है। सामान्यतः बैंकों के द्वारा करा यह जाता है कि जो भी उनका खराब ऋण होता है उसको राइट ऑफ वो हटा देते हैं, यानी अपने बैलेंस शीट के प्रमुख भाग में उसको वो दिखाते नहीं है और अपने एक तरह से व्यय या एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो बैंकों का बैड लोन का पार्ट है वो जो हटाया गया होता है उसका हिस्सा बढ़ता जाता है। तो असली बैड लोन की जो स्थिति है वो बैंकों की दिख नहीं पाती है। तो ये जो आंकड़ा दिख रहा है ये बहुत सटीक रूप में सही है, इस पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है।
बैंकों का अगर हम देखें, जो भी खराब ऋण है जिसको एक तरह से सामान्य रूप से बैंक खातों से हटाकर दिखा दिया गया कि वो एक व्यय के रूप में है, इनकी स्थिति आप देखें 2015-16 में इस तरह के लोन जिनको हटाकर दिखाया गया, राइट ऑफ करके दिखाया गया बैंक के खातों में, वो 70,000 करोड़ थे। लेकिन यही अगर 19-20 में देखें तो 2.4 लाख करोड़ का एक आंकड़ा वो पार कर चुके हैं। अगर हम बैंकों के नए खराब ऋण की बात करें तो ये 1.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गए हैं। यानी नए तरह के जो भी बैड लोन आ रहे हैं, खराब ऋण आ रहे हैं बैंकों के, वो 1.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ की स्थिति में जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि बैंकों के जो बैड लोन है वो बढ़ते हुए पार्ट पर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। सितंबर 2020 में अगर हम देखें तो बैंकों का जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, यानी ग्रॉस एनपीए, वो उनके सकल अग्रिम का यानी ग्रॉस जो एडवांसेस है उसका 7.5% से बढ़कर हो गया है 13.5%। तो आप देखें यहाँ पर कि लगभग ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज आपका 6% के आसपास है। तो लगभग 2 गुने से कुछ कम एक तरह से इंक्रीज हुआ है बैंकों के पास जो एनपीए है वर्तमान में उनके कुल सकल अग्रिम का। तो जितने भी अग्रिम उनके एडवांसेस हैं उसकी तुलना में ये 7.5 से बढ़कर 13.5% हो गया। तो ये दिखा रहा है कि लॉकडाउन के बाद बैंकों की स्थितियों में कहीं ना कहीं और ज्यादा गिरावट आई है, और इसीलिए बैड बैंक की जो परिकल्पना है ये फिर से एक तरह से चर्चा में आ गई है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद देखें तो अमेरिका में एक तरह से जो भी खराब ऋण थे उनको एक तरह से खरीदने का काम किया गया TARP प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसको कहा गया एक तरह से ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम। तो ये जो परेशान परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम था या संकटग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम TARP, ये कहीं ना कहीं बैड बैंक का कॉन्सेप्ट ही एक तरह से माना गया। अमेरिका में एक तरह से जो बैड बैंक का सिद्धांत है वो सफल रूप में एक तरह से लागू किया गया। अगर हम भारत में देखें तो लाभ और हानि एक तरह से बैड बैंक के साथ में क्या हो सकती है। देखिए, बैड बैंक सरकारी चलाएगा तो परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, बैंकिंग का देखें बड़ा हिस्सा सरकार के पास है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अगर बैड लोन एक ऐसी संस्था के पास आता है जो भारत सरकार के द्वारा ही स्थापित है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सरकार के एक हिस्से से जो बैड लोन है वो दूसरे हिस्से में आ गया है, लेकिन वो हिस्सा सरकार का ही है। तो बड़े परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं दिखती हैं वास्तविक रूप में। सरकारी बैड बैंक निजी की तुलना में अधिक लाभ बैंकों को देंगे, इससे सरकार को करदाताओं पर दबाव बढ़ाना पड़ेगा। आप ध्यान रखें, जब सरकारी बैड बैंक इस तरह से बनेगा तो प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में ये एक तरह से बैंकों को जो भी उनका खराब ऋण है उसकी तुलना में ज्यादा लाभ देगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार ज्यादा लाभ देगी खराब ऋण के बदले, तो ये पैसा कहां से आएगा, ये करदाताओं के पास से आएगा। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। तो माना जा रहा है कि सरकार के इस तरह के जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति में नहीं है। एक दूसरा जो हिस्सा माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक है उनकी कंपेयर में अगर हम सरकारी बैंकों में देखें तो सरकारी बैंकों में एक तरह से ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी अफसरशाही है, वो एक तरह से हावी है। तो कहीं ना कहीं लाभ के लिए काम करना प्रमुख रूप से वहां पर उद्देश्य नहीं माना जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप देखें लाभ के लिए या एक तरह संस्थाओं को बड़े रूप में आगे बढ़ाना एक प्रमुख उद्देश्य है। तो ये जो एक प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है अगर हम सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की बात करें, तो इसी कारण से लाभ प्राप्त करना ये प्रमुख रूप से सरकारी बैंकों में लक्षित नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आता भी है तो बैंक जो सरकारी क्षेत्र के हैं उनमें बड़े स्तर पर कुछ परिवर्तन होंगे, इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं। अगर बैड बैंक आता है तो बैंकों के द्वारा यह समझा जाएगा कि कोई भी ऋण वो देंगे, अगर वो डिफॉल्ट होगा, समय पर वापस नहीं आएगा और एनपीए या गैर निष्पादनकारी संपत्ति में बदलेगा, तो बैड बैंक इसको खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं अनियंत्रित रूप से या ऐसे लोगों को ऋण देने की परंपरा जो पहले से डिफॉल्ट में है ये बढ़ सकती है। तो ये बैड बैंक का एक कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। एक जो प्रमुख उपाय ये हो सकता है कि बैंकों की जो आरक्षित पूंजी है उसको अगर बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो ये बैंकों में ऋण देने की जो गति उसको तेज कर सकता है। तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है, उसको लागू करने के लिए सरकार सकारात्मक रूप में जरूर विचार करे, लेकिन बैंकों को अपनी जो पूंजीगत स्थिति है उसको मजबूत करके ऋण देने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी स्थिति में वो जोखिम का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बैड बैंक के द्वारा कुछ समय के लिए एक डिफॉल्ट जो स्थिति बैंकों में बन रही होती है उसको कुछ नियंत्रित करने की प्रक्रिया की जा सकती है, लेकिन असली में पूर्णतः बैंकिंग का जो काम है वो बैंकों को ही करना है। तो उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में बड़े सुधार करने की भविष्य में आवश्यकता है। इसी डिस्कशन के आधार पर मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। बैड बैंक से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी स्थापना बैंकिंग क्षेत्र पर कैसे प्रभाव डालेगी, चर्चा करें। सब सीमा 250। तो आप बैड बैंक जो हमने डेफिनेशन दी है उसको आप बताएं, और भारत में एक तरह से बैंकिंग पर प्रभाव क्या पड़ सकता है,
अगर किसी बैंक के खराब ऋण दूसरी बैंक में, बैड बैंक में डाले जाएंगे तो बैंक के द्वारा ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निवेश की प्रक्रिया बढ़ सकती है। तो एक तरह से बैंकिंग क्षेत्र है उसमें सकारात्मक एक तरह से परिवर्तन आएगा, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप में प्रभाव डालेगा। इसके नकारात्मक बिंदु भी आपको बताने हैं जो हमने एक तरह से लास्ट में डिस्कस किए हैं, तो वो भी बताएंगे। सकारात्मक भी है और नकारात्मक, दोनों पक्षों को आपको बताना है क्योंकि आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, ये पुश फॉर एंटरप्रेन्योर्स। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो बजट में एक व्यक्ति के द्वारा जो स्थापित कंपनी है, यानी जिसको वन पर्सन कंपनी का नाम दिया गया है, ओपीसी, एक व्यक्ति कंपनी, उसको एक तरह से सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया है। तो माना जा रहा है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए बजट में सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। इसी संबंध में आर्टिकल में चर्चा की गई है। ये पेज नंबर 12 पर है, इसे आप जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। तो एक व्यक्ति कंपनी की अगर हम बात करें तो यहां पर मानदंडों को आसान किया गया है बजट में। जो एक तरह से भुगतान की गई पूंजी और जो टर्नओवर है उस पर जो प्रतिबंध है वो ओपीसी को बढ़ने से रोकते थे, तो इस तरह के प्रतिबंध यहां पर थे। अब क्या है, बजट में जो नई व्यवस्था की गई है उसमें एक व्यक्ति कंपनियों के लिए कहा गया है कि जो उनका पेड अप कैपिटल है, यानी भुगतान की गई पूंजी, और जो टर्नओवर है उसको लेकर कोई प्रतिबंध हम नहीं है, तो इससे ओपीसी के बढ़ने की संभावनाएं अधिक हैं। इससे स्टार्टअप और जो इनोवेटर्स हैं उनको बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। आप ध्यान रखें कि एक व्यक्ति के द्वारा कंपनी स्थापित करने की जो परंपरा है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नवीन है, भारत में पहले से चल रहा है। तो एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति एकमात्र स्वामित्व मोड, यानी सिंगल प्रोप्राइटर की जो कंपनियां हैं वो स्थापित होती हैं और एक तरह से वो व्यवसाय में आ रही हैं और वो काम कर रही हैं, तो वो पहले से ही रास्ता उपलब्ध है। तो यहाँ आपको एक अंतर समझने की जरूरत है। तो ध्यान रखें, कानून की नज़र में एक तरह से इनमें अंतर क्या होता है। तो जब हम एकल व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी की बात करते हैं तो व्यक्ति और कंपनी अलग अलग होते हैं, यानी व्यक्ति और कंपनी को अलग अलग कानूनी संस्थाएं मानी जाता है। लीगल एंटिटी के रूप में वो दोनों अलग अलग हैं, कंपनी और व्यक्ति। जबकि जब हम कहते हैं एकमात्र स्वामित्व, तो एकमात्र स्वामित्व में मालिक और जो व्यवसाय है उसको समान माना जाता है, यानी जो एक तरह से एकमात्र स्वामित्व वाला व्यक्ति और जो कंपनी है उसको सिंगल एक ही मान लिया जाता है। तो यहाँ दोनों एक ही होते हैं। जबकि एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी का मतलब है कि व्यक्ति और जो कंपनी है वो अलग अलग एक तरह से उनको एक कानूनी संस्था या लीगल एंटिटी माना जाता है। ऐसा एकमात्र स्वामित्व वाली जो कंपनी है उसमें नहीं है, तो दोनों में अंतर है। तो आप ध्यान रखें, ये एक अंतर यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। किसी एक व्यक्ति की कंपनी में एकमात्र मालिक का दायित्व तो उस व्यक्ति के निवेश तक सीमित होता है। तो एकल व्यक्ति कंपनी है, वहां पर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ के निवेश से कंपनी शुरू करी और मान लीजिए आज से 5 साल के बाद कंपनी का एक तरह से जो ओवरऑल वैल्यू है 50 करोड़ हो गई, तो उसका निवेश कितना था, 1 करोड़, तो उसकी 1 करोड़ की ही लायबिलिटी यहां पर उत्तरदायित्व तो बनता है। तो ध्यान रखें, एक व्यक्ति की जो कंपनी है वहां पर जो भी उसका दायित्व है वो उसके निवेश की तुलना में होता है, जो निवेश है उसी तक उसका उत्तरदायित्व वहां पर सीमित है। जबकि एकल स्वामित्व वाली जब हम कंपनी की बात करते हैं तो जो भी मालिक है उसकी वहां पर जो लायबिलिटी है, देयताएं हैं, वो असीमित है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग रूप में संस्थाएं के रूप में एक वहां पर दर्जा प्राप्त नहीं किया है। कंपनी और व्यक्ति एक ही मान लिया गया है। अगर हम बात करें सिंगल प्रोप्राइटरशिप की जो कंपनी है, एकमात्र स्वामित्व वाली, तो वहां पर सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण रूप से किस पर आएगी, जो व्यक्ति उसमें मालिकाना हक रखता है। जबकि वन पर्सन कंपनी में जो निवेश जितना किया गया है उतनी ही वहां पर एक तरह से उसका उत्तरदायित्व तो बनता है। तो ये दोनों में एक अंतर है, क्योंकि वन पर्सन कंपनी में कंपनी और पर्सन अलग अलग हो जाता है, जबकि एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी में कंपनी और जो व्यक्ति है उसको एक ही माना गया है, वो अलग अलग कानूनी संस्थाएं नहीं है। एक व्यक्ति कंपनी का सिद्धांत को अगर और ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो छोटे व्यवसाय हैं उनमें एक तरह से कॉर्पोरेट जो कल्चर है उसको प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। व्यवसाय शुरू करने के लिए निर्णय लेते समय उद्यमियों के लिए विकल्प होना उपयोगी है, क्योंकि आप कोई मान लीजिए व्यापार शुरू करने वाले हैं तो आपको बहुत सारे सहयोगी ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल रूप में, एकल रूप में भी आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो ये भारत में उद्यमशीलता को बढ़ाएगा। इस तरह की अवधारणा पहले से कई देशों में है। भारत में अवधारणा को 2013 के कंपनी अधिनियम में जो संशोधन किया गया था उसके माध्यम से लाया गया, और इसे प्रमुख रूप से आप देखें तो भारत में जे ईरानी, आप नाम यहां पर ध्यान रखें, भारत में आप ध्यान रखें, प्रमुख रूप से जो जे ईरानी समिति है उसने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में एक तरह से प्रमुख रूप से सिफारिशें दी, और ये 2005 में इनकी सिफारिशें आई थी।
इनका कहना रहता है कि छोटी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, लेकिन उनके आकार के कारण वे बड़े सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के समान जो भी एक तरह से नियम कानून है उनका पालन नहीं कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां जो भी सरकारी नियम कानून है उनको पालन करने के लिए एक तरह से ज़्यादा उपयुक्त हैं, बजाय इसके छोटी कंपनियां। तो हमें कहने की छोटी कंपनियां जो आसानी से काम कर सकें उनके कल्चर को बढ़ाने की जरूरत है। ये जे ईरानी समिति की एक तरह से रिपोर्ट में कहा गया। कोई भी उद्यमी है तो अगर वो किसी तरह का विचार है उसको विकसित करना चाहता है और बाजार में भाग लेने में वो सक्षम है, तो वो कई व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करे, ये जरूरी नहीं है। तो एकल रूप में अपना काम वो शुरू कर सके, ये उद्यमशीलता को बढ़ाएगा। इसी कारण से जे ईरानी समिति ने एक व्यक्ति यानी 1 पर्सन कंपनी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश किया था। जब भी हम 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं तो इससे एक सरल प्रशासन प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रक्रियाओं को काफ़ी आसान कर दिया जाए, तो एकल व्यक्ति अपना ज़्यादा समय और ऊर्जा और संसाधन है वो एक तरह से व्यवसाय को बढ़ाने में खर्च करेगा, बजाय इसके कि जो भी एक तरह से सारे प्रोसीजर है कंपनी को स्थापित करने में उसे खर्च करने में। तो एक व्यक्ति कंपनी का सिद्धांत अगर बढ़ेगा तो उद्यमशीलता बढ़ेगी, उससे भारत में रोजगार सृजन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक तरह से मदद प्राप्त होगी। एक व्यक्ति की जो कंपनी होगी उन्हें वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कंपनियों के लिए एक आवश्यकता होती है तो उनको करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति की कंपनी को अपनी वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव और निदेशक दोनों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, एक पर्याप्त है। यानी अगर एक सामान्य कंपनी है और उसका जो भी एक तरह से वार्षिक रिटर्न है तो कंपनी सचिव और जो डायरेक्टर है दोनों के हस्ताक्षर चाहिए, जबकि 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो किसी एक के हस्ताक्षर काफी हैं। तो इस तरह की छूट भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सकती है। तो ये जे ईरानी समिति के द्वारा सिफारिश की गई, जिसके आधार पर 2013 का जो कंपनी एक्ट संशोधन किया गया उसके माध्यम से 1 पर्सन कंपनी के कॉन्सेप्ट को भारत में आगे बढ़ाया गया। बजट में जो छूट दी गई उनको हम देखते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा कि जो भी पेड अप कैपिटल है, भुगतान पूंजी और टर्नओवर, उसका प्रतिबंध हटा दिया गया है। 2014 का नियम यह कहता है कि एक व्यक्ति कंपनी उस स्थिति में समाप्त हो जाएगी जब उनका एक तरह से जो शेयर पूंजी का पार्ट है वो 50 लाख से अधिक हो जाए या पिछले 3 वर्षों के लिए उनका जो औसत कारोबार है वो 2 करोड़ से अधिक हो जाए। तो 1 पर्सन कंपनी का जो उन पर कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लागू नहीं होगा, वो सामान्य कंपनी के रूप में रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये स्थिति एक तरह से अब समाप्त कर दी गई है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक हम बात करें पेड अप कैपिटल, भुगतान पूंजी और टर्नओवर की बात करें, भारतीय नागरिकों के लिए जो 1 पर्सन की कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो भारत में 182 दिन तक रहने की जो एक आवश्यकता थी उसको घटाकर 120 दिन कर दिया गया है। तो इससे होगा क्या कि जो एनआरआई हैं वो भी एक तरह से भारत में 1 पर्सन कंपनी प्रारंभ करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इसके पहले भारतीय नागरिक या भारतीय जो निवासी है वही इस तरह की कंपनी शुरू कर सकते थे। तो अब ये अनिवासी भारतीयों के लिए भी एक तरह से खोला जा रहा है, क्योंकि ये जो 182 दिन से इसे घटाकर 120 दिन कर दिया गया है भारत में निवास करने की सीमा, अगर आप एक व्यक्ति कंपनी खोलना चाहते हैं। अगर हम वर्तमान में भारत में एक व्यक्ति कंपनी के आंकड़े देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर पर जो मासिक सूचना बुलेटिन आता है उनके आंकड़े ये कहते हैं 31 दिसंबर 2020 तक भारत में 1.3 मिलियन, यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो लगभग 13 लाख सक्रिय कंपनियों में से 34,235 एक व्यक्ति यानी एकल व्यक्ति कंपनियां 1 पर्सन कंपनी है। इनकी संख्या अगर हम देखें, अगर हम 31 मार्च 2015 की बात करें उस समय भारत में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख कंपनियां थी, तो उसमें 2,238 कंपनियां एक व्यक्ति कंपनियां थी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1 मिलियन कंपनियों में 2,238 एक व्यक्ति की कंपनियां थी, जबकि दिसंबर 2020 में आप देखें 1.3 यानी 13 लाख कंपनियां हैं कुल भारत में, जिसमें 34,235 एक व्यक्ति कंपनियां हैं। तो इस तरह की कंपनियों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी आई है और ये देश की अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ता हुआ एक तरह से दिखाता है। भारत में जो भी एकल व्यक्ति कंपनियां उनमें आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो एक तरह से व्यावसायिक सेवाएं देने में काम कर रहे हैं, ये प्रमुख एक हिस्सा है। तो ये एकल व्यक्ति कंपनियों के भारत में जो बढ़ता हुआ प्रसार है उसको दिखा रहा है और बजट में जो भी सरकार की तरफ से छूट दी गई है उससे भारत में एकल कंपनियों का जो सिद्धांत है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी आधार पर मेंस का एक क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में एकल व्यक्ति कंपनी के संबंध में सरकार के द्वारा सुधार करने से उद्यमशीलता निवेश में वृद्धि होगी, समीक्षा करें। देखिए, अगर आप
शर्तों को आसान करते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकल व्यक्ति कंपनियां खोलेंगे, और अगर कंपनियां खोलेंगे तो निवेश अपने आप बढ़ेगा। और आपने अनिवासी भारतीयों को भी छूट दे दी है तो ये भी निवेश आ पाएगा। तो जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया उसको आप अलग अलग पैराग्राफ में लिखकर उद्यमशीलता और निवेश कैसे बढ़ेगा और क्या क्या सुधार किए गए उनको आप बताएं। जे ईरानी समिति की रिपोर्ट वो आप जिक्र करें कि कब इसके बारे में शुरुआत की गई। तो ये सारा एक तरह से आपको डिटेल में बताकर इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करना है। आगे हमारी प्रीलिम्स की न्यूज़ को हम देखते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर आप देखें तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा भारत में ट्रांस फैट जो खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है उसकी जो लिमिट है उसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। आप ध्यान रखें कि FSSAI के द्वारा दिसंबर में एक तरह का आंकड़ा ये जारी किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि जो भी तेल या वसा के उत्पाद हैं उनमें जो टोटल ट्रांसफैट का पार्ट है वो हिस्सा 3% से ज़्यादा नहीं होगा, इसे 2021 तक करना है और 2022 तक ये आंकड़ा घटाकर कितना लाना है 2%। तो केवल अगर हम बात करें जो भी ऑयल है और जो फैट है उनमें ये 2% तक लाना था 2022 तक, और 2021 में करना था कितना 3%। तो ये ऑयल और फैट के लिए कहा गया था। अब पूरे खाद्य पदार्थ के लिए यहाँ पर FSSAI ने आंकड़ा दे दिया है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है उसमें ट्रांसफैट की जो लिमिट है वो 2% पर रहेगी, जो भी एक तरह से वहां पर तेल या फैट या वसा का उपयोग किया गया है उस उत्पाद में, और 1 जनवरी 2022 तक इसको घटाकर 2% पर लाना है। तो जहां केवल तेल और वसा के लिए किया गया था, ये पूरे खाद्य पदार्थ में ट्रांसफैट की जो लिमिट है उसको यहां डिक्लेयर कर दिया गया 2% लाना है 1 जनवरी 2022 तक। आप ध्यान रखें WHO की तरफ से आंकड़े यहां पर दिए गए हैं और उन्होंने एक तरह से लक्ष्य रखा है कि 2023 तक जो ट्रांसफैट है उसको विश्व से खत्म करना है खाद्य पदार्थों से। इसी के संबंध में प्री का क्वेश्चन देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2023 तक विश्व से ट्रांसफैट समाप्त करने का लक्ष्य है। सही स्टेटमेंट है। खाद्य पदार्थ में 2% ट्रांसफैट को सुरक्षित सीमा माना गया है। तो यहां आप ध्यान रखें 2% एक तरह से सुरक्षित सीमा मान ली जाती है। दोनों सही है। आंसर सी 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। तो यहां पर आप देखें कि पिछले डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में अगर आप देखें तो यमन में जो हाउथी विद्रोही थे उनको एक तरह से आतंकवादियों की सूची में डाल दिया था। तो ये जो सूची आतंकवादियों के जिसमें हाउथी विद्रोहियों को डाल दिया गया था यमन में, उनसे अमेरिका ने अपने आप को इससे अलग किया है। यानी अमेरिका जो नई सरकार जो बिडेन की आई हुई है उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो हाउथी विद्रोही यमन में है इनको आतंकवादियों की सूची से बाहर किया जा रहा है। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं यमन में जो स्थितियां उनको नियंत्रित करने का प्रयास है। तो यमन की जो भौगोलिक स्थिति है उसके संबंध में आपको एक प्री का क्वेश्चन दिया जा रहा है। यमन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो आप देखें यह अरब प्रायद्वीप का पार्ट है, सऊदी अरब इसका प्रमुख हिस्सा है। ऊपर के पार्ट पर आप देखें ओमान का पार्ट, तो ये एक तरह से इसका दक्षिणी पश्चिम भाग हो जाता है। यमन की दक्षिणी पश्चिमी तटीय सीमा पर जिबूती तथा एरिट्रिया देशों से निकटतम तट की सीमा बनती है। ध्यान रखें केवल नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आप देखें तो सोमालिया का तट भी एक तरह से यमन से बहुत दूर नहीं है, लेकिन निकटतम जब बात की गई है तो जिबूती और एरिट्रिया की हो जाती है। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दोनों सही है। सी 1 तथा 2 सत्य हैं। जो भी सूक्ष्मजीव मनुष्यों में या जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं उन्हें माइक्रोबायोम का एक तरह से हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पर एक सूचना यह दी गई है कि बच्चे अगर बचपन में खास तौर से उनके द्वारा वसा, फैट का हिस्सा और शुगर, चीनी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो एक तरह से जो सूक्ष्म जीवों का जो माइक्रोबायोम है उसमें बड़े परिवर्तन आ जाते हैं और वो पूरे जीवन काल तक बने रहते हैं। देखिए माइक्रोबायोम की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनके बीच में एक जो बैलेंस है वो माइक्रोबायोम में स्थापित रहता है। तो इसी माइक्रोबायोम के संबंध में हमने आपको प्री का यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। माइक्रोबायोम शब्द संबंधित है। यह समुद्रों में स्थित सबसे छोटा बायोम, यह मनुष्यों तथा जानवरों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। तो अभी हमने देखा बी आंसर है माइक्रोबायोम, यह मनुष्य तथा जानवरों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह मैग्नेटिक फील्ड के संबंध में खासतौर से प्लांट्स, पौधों की बात करें तो पौधों में अगर हम देखें तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कुछ पौधों के द्वारा वो बहुत मामूली होता है। माना जाता है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तुलना में भी लगभग लाखों गुना एक तरह से कमजोर होता है। अत्यंत सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, वो है एटॉमिक मैग्नेटोमीटर। तो इन्हीं एटॉमिक मैग्नेटोमीटर्स के संबंध में यहाँ पर हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। समाचारों में रहने वाले एटॉमिक मैग्नेटोमीटर के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य बताना है।
तो यहाँ पर आप देखें कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भी लाखों गुना छोटे चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाने में, तो अभी हमने बात करी जैसे पौधों में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वो लाखों गुना छोटा ही होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, तो उसका पता लगाया जा सकता है एटॉमिक मैग्नेटोमीटर से। तो पहला सही है। दूसरा, एटॉमिक मैग्नेटोमीटर यह पता लगाकर काम करता है कि किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परमाणुओं के ऊर्जा स्तर को कैसे संशोधित किया जाता है। तो परमाणु के जो ऊर्जा स्तर है उसमें जो संशोधन है उसको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से प्रभावित कर रहा है उसका पता लगा के ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अनुमान लगाता है। सही स्टेटमेंट है। तीसरा, पौधे से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान इसी से लगाया जा रहा है, तो सही स्टेटमेंट है। तीसरा अगर हम देखें तो ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है कि 2018 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटॉमिक मैग्नेटोमीटर से संबंधित है। तो यहाँ असत्य आपको बताना है, तो आंसर आपका डी गलत है। एक लास्ट अपनी न्यूज पर आते हैं और ये वाटर स्कैर्सिटी लाइकली इन द हिमालयन कैचमेंट इफ वार्मिंग कंटिन्यूस। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अगर इसी तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेनन है वो बढ़ता गया, तो इससे हिमालय के क्षेत्र में ग्लेशियर में जो परमानेंट वहाँ पर आइस जमी है और जो ग्लेशियर है वो तेजी से पिघलेंगे और इस कारण से हो सकता है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या अन्य जो प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं उनके प्रवाह क्षेत्र में परिवर्तन आ सकता है। अगर हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इन नदियों के क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या रहती है और माना जाता है कि लगभग अगर हम देखें तो 1 अरब से अधिक आबादी का बड़ा हिस्सा इन नदियों के क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर जनसंख्या पर प्रमुख रूप से असर पड़ सकता है। वो कृषि पर प्रभाव हो सकता है, पेयजल की समस्याएं हो सकती हैं, जो एक तरह से भूमि जल है उसके स्तर में संभावनाएं कुछ घट सकती हैं। तो ये कुछ संभावनाएं जो भविष्य में कहीं ना कहीं हिमालय में अगर समस्याएं आती हैं, उसकी ग्लेशियर और जो स्थायी वहां पर बर्फ का भाग है उसमें अगर किसी भी तरह की पिघलने की जो एक रफ्तार है उसमें अगर तेजी आती है, तो इसी के संबंध में एक अनुसंधान यहाँ पर किया जा रहा है और आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। तो हिमालय का जो पूरा पारिस्थितिकी है उसके संबंध में उसका जो उपयोग है या उसकी उपयोगिता किस तरह से है उसी के संबंध में हमने यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का आपको एक क्वेश्चन दिया है। हिमालय क्षेत्र में पारिस्थितिकी संकट केवल भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा चीन को प्रभावित करेगा। देखिए केवल लगाकर यहाँ गलत हो गया। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन को प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही बात है। भूटान को भी कर सकता है, म्यांमार को भी कर सकता है। उसके साथ बांग्लादेश की बात करें क्योंकि गंगा का जो अंतिम भाग है वो बांग्लादेश में पहुंचता है, तो बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र का हिस्सा भी बांग्लादेश में पहुंचता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में अगर प्रवाह क्षेत्र में कमी आती है, प्रवाह में कुछ कमजोरी होती है, तो उसका प्रभाव बांग्लादेश पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो केवल लगा दिया गया इसीलिए पहला पॉइंट गलत है। दूसरा, हिमालय क्षेत्र में जल संबंधी अस्थिरता भारत में जल संकट का प्रमुख कारण बन सकता है, क्योंकि आप ध्यान रखें जब हम बात करते हैं गंगा का प्रमुख जो क्षेत्र है, साथ साथ सिंधु की बात करें या ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो भारत के क्षेत्र में इन नदियों के कारण बड़ी जनसंख्या इन पर निर्भर करती है। तो अगर किसी भी तरह का हिमालय के क्षेत्र में ग्लेशियर का पिघलना या जो स्थायी बर्फ है उसका पिघलना बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं जल संकट की स्थिति भविष्य के लिए बना सकती है अगर हिमालय में जल संबंधी अस्थिरता बढ़ती है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो आंसर बी केवल 2 सत्य है। तो ये हमारा 7 फरवरी 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस आईएएस को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।